हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व सेकंड की बुक यानी कि पॉलिटिकल साइंस को बेसिकली पढ़ रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है? तो सबसे पहले हमने चैप्टर का शुरुआत किया था और सबसे पहले एक फोटो के साथ, इमेज के साथ हमने चीजों को देखा। इमेज आपके सामने थी, फ्रेडरिक सरियू द्वारा बनाया गया है। इस चित्र को देखने का और जानने का प्रयास बेसिकली हम लोगों ने किया, उसको पूरा एक एक करके गौर किया कि आखिर में चित्र क्या है, यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद को समझौता है। तो उसके बाद हमने फ्रांसीसी क्रांति को देखना शुरू किया। वहां के लोगों ने निश्चय किया कि हम लोग जो यहाँ निरंकुश शासक लोग बैठे हुए हैं उनको हटाकर अब सत्ता सीधा लोगों के पास दे दी जाए। क्लियर है? और इसमें आप मान लीजिए नेपोलियन का बड़ा योगदान रहता है, नेपोलियन बोनापार्ट। क्लियर है? और इस तरीके से हम चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और एक एक करके उन सारी चीजों को देखने का, जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्लियर है और हम इतना इसमें देख चुके हैं। और आपको पता है कि आप बेसिकली फ्रांस में आपका वेट और नाप तोल की भी और एक राष्ट्रीय मुद्रा एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं को, पूंजी के आवागमन को सहूलियत बनाए। एक तो माप सही होनी चाहिए। मान लीजिए अब हमारे यहाँ पौंड का चल नहीं था, लेकिन पौंड और जो अब किलो है उसमें अंतर है काफी। क्लियर है? लेकिन इलाकों में स्थानीय लोगों ने फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रक्रिया थी। शुरुआत में अनेक संस्थान जैसे हॉलैंड एवं स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों में ब्रसेल्स, मेज, मिलान फ्रांसीसी सेना के स्वतंत्रता तोहफा लेने के वाले के तहत स्वागत किया गया। मगर शुरुआती सहा में दुश्मन बदल गए और साफ हो गए और प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप थीं। बढ़ते हुए कार सेंसरशिप बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रांस का जबरदस्त भर्ती हो गई। नुकसान, प्रदर्शित परिवर्तन, फायदे कहीं ज्यादा नजर आने लगे। ये सारी चीजें हमको यहाँ पर दिखने लगी। क्लियर है? और दिखती भी क्यों ना, क्योंकि चीजें बहुत अलग। अब राइनलैंड में डाकिया है, इल्सेंग आते हुए आपको दिखाई देगा। ये देखिए, नेपोलियन ने 1813 में इस सिंह की लड़ाई को हारकर फ्रांस लौटते हुए डाके के रूप में दर्शाया। क्लियर है? नेपोलियन हार गया था इस लड़ाई को। इसके झोले से गिरती हुई चिट्ठियां उन भूभाग के नाम लिखे हैं जिन्हें वो हार चुका है। ये क्षेत्र में चिट्ठियों को दिखाया गया है कि वो जा रहा है, आगे बढ़ रहा है और वो क्षेत्र पीछे छूट गए जिनको वो हार चुका है। क्लियर है? अब सेकंड चैप्टर, यूरोप में राष्ट्र निर्माण। अभी हमने फ्रांस की कहानी को पढ़ा। तो फ्रांस में इस राजा को हटाकर, वहां के निरंकुश शासकों को हटाकर केंद्रीकृत सत्ता बनाने का प्रयास किया गया। माप तोल की विधियों को लाया गया, एक राष्ट्रीयकृत मुद्रा को लाया गया, चीजों को बैलेंस करने का प्रयास किया गया। उनको देखकर दूसरे और राष्ट्रों में भी ऐसी होड़ हुई कि भाई जैसे हम फ्रांस में ये चीजें हो रही हैं और देश में क्यों नहीं हो सकती। और ऐसे ही अब यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू हो। हर एक देश अपने निरंकुश शासकों को हटाकर अपने यहाँ क्या करेगा, एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक अलायंस को स्टेबल करेगा। लोग चाहते हैं कि अब राजा का शासन हटे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल और कोई एक ऐसी संस्था बैठे जो उनको पूरे देश को सुनियोजित तरीके से चला चुके, यानी कि सत्ता किसी व्यक्तिगत विशेष या किसी राजवंश के हाथों में ना रहे। इसके उन्होंने पूरा प्रयास करे। क्लियर है? और देख रहे हैं, अगर आप 18वीं सदी के यूरोप के नक्शों को देखते हैं तो वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसा कि आज है। कब का देखते हैं? 18वीं शताब्दी का आप यूरोप को देख लीजिए, मैप दिखाया है मैंने आपको। और आप आज का मॉडर्न यूरोप को देख लीजिए, जो उनकी सीमा है, जो उनके देश हैं, काफी अलग आपको दिखाई देंगे, जिनमें आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। ठीक है? इनके रूप में हम लोग जानते हैं। वे राजशाही डचों और कैंटनों में बटे हुए हैं। वे शासक स्वायत्त क्षेत्र के थे। पूर्व और यूरोप निरंकुश राजाओं के अधीन थे। इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे।
वे अपने आप में एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति के भागीदार नहीं माने जाते। अक्सर वे अलग अलग भाषा बोलते थे, विभिन्न जातीय समूह के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्र और जम्मू समुदायों को जोड़कर बना था। फिनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बेमिस भी शामिल थे और कुलीनबर्ग में जर्मनी भाषा को बोलने वाले ज्यादातर थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य की लॉम्बार्डी और वेनेशिया के इतालवी भाषाओं का प्रांत भी शामिल था। यूरोप में बहुत सारे देशों के साथ ये चीजें जुड़ी हुई थी एक दूसरे के साथ, क्या आप इसमें देख सकते थे। देख लिया। और इस तरीके से ये सारी चीजें थी। हंगरी में आधे से अधिक लोग मैक्सवेयर भाषा बोलते थे, जबकि बाकी विभिन्न लोग बोलियों का इस्तेमाल करते थे और वे कुलीन और पेलिस भाषा बोलते थे। क्या करते थे? कुलीन और फेमिस भाषा बोलते थे। तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जो अलग अलग भाषाई क्षेत्र थे, जहां पर अलग अलग भाषा बोली जाती थी, अलग अलग भाषा के लोग रहते थे। इनमें प्रभावशाली समूह के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखा के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था के रहते थे, जैसे उत्तर भारत में रोमियान और स्लोवाक, कोर्नल और दक्षिण में क्वेटा और पूर्व की ओर ट्रांसवेनिया और राउंड लोग, जिनका फर्क राजनीतिक एकाग्रता को आसानी से बढ़ाया जाने वाला नहीं था। वहां तरह तरह के समूह को आपस में बांधने वाला एक तत्व था। कैसे थे? आपस में उन सबको बांधने वाला एक तत्व था जो केवल सम्राट के प्रति ही सबकी निष्ठा थी। ऐसे थे, सम्राट के प्रति एक अपनी निष्ठा को रखते थे, अपनी निष्ठा को एक्सप्लेन करते थे। इन सब चीजों को आपका देखते थे। देखिए, जैसे आप भारत को जाएंगे, भारत के क्षेत्र को विजिट करेंगे, तो हर क्षेत्र में एक अपनी भाषा, अपनी पहचान, एक रूपरेखा, एक संस्कृति है। ऐसे ही यूरोप में केवल एक भाषा नहीं है, बहुत सारी भाषा, बहुत सारा वहाँ उनकी संस्कृति अलग अलग क्षेत्र में, और वहाँ के क्षेत्र में फैली वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों का चीजें आपको दिखाई देंगी। और ये सब यूरोप में फैला हुआ था। अब वहाँ क्या था? यूरोप में देखिए, वहाँ बेसिकली कुछ कुलीन वर्ग का मतलब होता है जो आपके राजा और राजा के सगे संबंधी, जो अमीर वर्ग है उसको कुलीन कहते हैं। एक है मध्यम वर्ग, उनसे नीचे का रहने वाला वर्ग। एक होता है लोअर वर्ग, जो सैनिक वैनिक सेवा होते हैं। वह बेसिकली 3 या 5 ग्रुप में वो लोग बांटे हुए थे, लेकिन प्राइमरी आपके 3 ही थे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और आपका निम्न वर्ग। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग, यानी कि न्यू मिडिल क्लास। क्लियर हो गया? सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्गीय यूरोपीय महाद्वीप में सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। आप किसी समाज में जाइए, क्लियर है, समाज और राजनीतिक रूप से अगर आप जमीन के मालिक को देखेंगे तो आपको कुलीन वर्ग मिलेगा, और यूरोपीय महाद्वीप में सबसे बड़ा प्रभुत्वशाली वर्ग है ये। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए। तो कुलीन वर्ग है, उनकी एक अपनी शैली है, एक अपना कल्चर है, एक अपना रहने का तरीका, एक अपना सिस्टम है। इस वर्ग के सदस्य का एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए हैं, जो क्षेत्रीय विभाजन के आर पार व्यक्त थी, यानी कि इस क्षेत्र में से भी अलग थी, उस क्षेत्र में भी, तब भी आर पार थी। ग्रामीण इलाके में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। इनकी गांव में बहुत बड़ी लैंड थी और शहरों में हवेलियां थी। क्लियर है? आज तो हम कोई कोठी कह देता है, कोई बंगला कहता है, कोई मकान कहता है, उस जमाने हवेली कहा जाता था बड़े बड़े घरों को। राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्ग के बीच में फ्रेंच भाषा का प्रयोग होता था। तो जो भी कोई आपका पॉलिटिकल वर्किंग होती थी, उस पॉलिटिकल वर्किंग के लिए उच्च वर्ग के जो लोग थे, जो हाई क्लास थे, जो आपके राजा थे, अमीर वर्ग थे, या उनके जो सगे संबंधी थे, वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। तो बेसिकली उनका जो आपका पॉलिटिकल लैंग्वेज था वर्किंग, वो आपका फ्रेंच लैंग्वेज थी, वो फ्रेंच के साथ करते थे। परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में बंधे थे, यानी कि जो उच्च वर्ग था, जो हाई क्लास थी, वो एक दूसरे के साथ अपने आप में आपका रिलेशन थे, वो आपस में शादियां करते थे, उठते बैठते थे, उनका मेल झोल था। ठीक, मगर शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। अगर आप देखोगे जो पावरफुल वर्ग है, अगर आप इसमें नंबर्स पे जाओगे तो इसका नंबर इतना बड़ा नहीं है, नंबर छोटा है इसका, यानी कि
जो कुलीन वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, जो टॉप क्लास है, आप जो भी मर्जी मान लीजिए, असल में उसका संख्या बड़ी कम है, नंबर्स में कम है। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक हैं। अगर आप नंबर्स की बात करोगे तो आपको किसान ज्यादा मिलेगा नंबर्स में। क्लियर है? और पश्चिम में ज्यादातर जमीन आपके किराएदार छोटे काश्तकार को खेती की थी। अब जिनके पास जमीन है, लैंड है, वो क्या करते थे, गांव में जो आपके कृषक हैं, काश्तकार मतलब जो काम करने वाले, खेती बाड़ी का काम करते हैं, कुछ और करते हैं, तो ये सब उनके पास होती थी, उनको दी जाती थी। जबकि पूर्व और मध्य यूरोप में, ये यूरोप की बात कर रहा है, वेस्टर्न आपके यूरोप में जो आपकी जमीन है वो आपके किराएदार और छोटे किसानों को दी जा रही है। जबकि जो उसका पूर्वी हिस्सा है और जो उसका मिडल हिस्सा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या था, भूमि विशाल जागीरों में बटी थी। यहाँ कैसी बटी थी, जागीर दे देने, किसी क्षेत्र का किसी को जमींदार बना दिया और किसी का उसका आपका टेक ओवर कर दिया, उसके आधार पर बटी हुई थी, जिसे भूदासी खेती करते। उनके अधीन जो लोग थे, जो भूदास थे, वो उन पर एग्रीकल्चर क्षेत्र पर लैंड करते हैं। सबसे पहले तो देखिए समझ आया कि नहीं आया, कोई होच पोच वाली बात नहीं, बड़ी छोटी सी बात है। पहले एक बार देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या समझ आ रहा है, फिर मुझे बताइए। फिर मैं इसमें आगे बढ़ के आपको देखता हूँ कि आपने क्या पढ़ा है और आप क्या सोच रहे हैं और है क्या। क्लियर है? देखिए बड़ा सिंपल सा था। यूरोप में एक बहुत बड़े स्टेटस के लोग थे जिनको हम अमीर या कुलीन वर्ग कहते हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी संपत्ति का थे और इनका एक पूरा एक ग्रुप था। और ये लोग आपस में अगर कोई बात करते थे पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह पर या कोई भी चीज पर, तो इनकी जो आपका मीडियम ऑफ आपका लैंग्वेज थी, जो बात करने का तरीका था, हम कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई चाइनीज बोलता है, ये लोग बेसिकली फ्रेंच भाषा का एक जनरल सी क्वेरी। और परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में रहते, एक दूसरे के साथ इनके वैवाहिक रिलेशन थे। क्लियर है? और उसके साथ इनकी संख्या भी कम थी। और अगर आप यूरोप को देखोगे तो यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट है उस पर जमीन थी। जमीन की सब थी, वो छोटे छोटे काश्तकार जो खेती करते हैं उनको दी हुई थी और कुछ किराए पे दे रखी थी। जबकि जो उसका पूर्वी हिस्सा है और मध्य हिस्सा है वो आपका विशाल जागीरों में बटा हुआ था। समझिए, ये है यूरोप। तो ये जो हिस्सा है बेसिकली, ये आपका पूर्वी हिस्सा है, ये आपका मध्य हिस्सा है और ये आपका वेस्ट है, ये मिडिल है और ये ईस्ट है। तो यहाँ पर कैसी है, जागीर और किराए पर है। यहाँ पर बड़े बड़े काश्तकारों को और आपके जमींदारों को जागीर दी हुई, ये बात कर रहा हूँ पूरब मध्य और पश्चिमी से। क्लियर है? यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर जो खेती है, क्या उसकी व्यवस्था है, किस तरीके से इन्होंने उसको बांटा हुआ है, कैसे दिया है और कैसे बड़े बड़े भूभाग पर जो विशाल जो भूदास लोग हैं वो कैसे कृषि कर रहे हैं, जानने का प्रयास। देख लिया? पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में ही शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्ग का उदय हुआ। अब जो वेस्टर्न और जो मिड है, अभी आपने देख लिया कि भाई ये वेस्टर्न है, ये मिड है और ये यूरोपियन हिस्सा है। ये ईस्ट वाला हो गया और ये मिडल हो गया और ये वेस्ट का हिस्सा हो गया। तो मध्य यूरोप यानी कि ये वाला यूरोप और पश्चिमी यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हुई। तो यहाँ पर ट्रेड होने लगा। क्लियर है? और यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया भी आए और वाणिज्यिक उदय हुआ, यानी कि पूर्वी हिस्सा अभी भी इससे बचा हुआ है। इतने हिस्से में ये सारी चीजें हो रही हैं। क्लियर है? समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्षेत्र विशेष में नाम यूरोप का है, लेकिन मिडल और वेस्ट पार्ट में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और ट्रेड एक्टिविटी बढ़ रही है और वहां शहर भी डेवलप हो रहे हैं। क्लियर है? और बाजारों का अस्तित्व आ रहा है और उत्पादन के लिए टिका हुआ है। इंग्लैंड में औद्योगिक 18वीं शताब्दी एक दूसरे से आरंभ हुआ है, लेकिन फ्रांस और जर्मनी राज्यों के कुछ हिस्सों में ही 19वीं शताब्दी के दौरान यह हुआ है। इसके फलस्वरूप सामाजिक समूह अस्तित्व में आए हैं। लोग और मध्यम वर्ग जो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग बने हैं। मध्यम और पूर्व यूरोप में समूह में आकर 19वीं सदी और अंतिम दशकों को छोटा है। कुलीन और विशेष अधिकारियों की सहमति के बाद ही शिक्षित और उदारवादी के माध्यम से राष्ट्रों के बीच का
लेन देन चला है। कैसा रहा है इन दोनों के बीच का उदय और लेन देन? देख लिया। तो यूरोप की कुछ ऐसी स्थिति है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यूरोप में सबसे पहले औद्योगिकरण और कमर्शलाइजेशन किस क्षेत्र में हुआ, तो आप कहेंगे जो मध्य यूरोप है और जो पश्चिमी यूरोप है वहां पर सबसे पहले औद्योगिक और व्यापारिक क्रियाओं का अस्तित्व आया था। क्लियर है? सही। और यहीं पर आपका शिक्षित और ये सारा वर्ग है। अब इसमें नई हम जो है हेडिंग की तरफ कह लीजिए, नई आपका पैराग्राफ की तरफ कह लीजिए, उदारवादी यानी कि लिबरलाइजेशन। क्या है? उदारवादी। लिबरलाइजेशन राष्ट्रवाद के क्या मायने हैं? आप किसी राष्ट्र को उदारवादी राष्ट्र कैसे कहेंगे? क्या वो बेसिस पॉइंट है कि कहें कि हमारा देश बड़ा उदारवादी है, हम बड़े उदार हैं? लिबरलाइजेशन है क्या? इस शब्द निकला कहां से है और इसका मतलब क्या है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा शब्द है, बहुत बार आपको पढ़ने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, पॉलिटिकल चीजों में, इकोनॉमिकल चीजों में, और बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे आप सभी। जैसे यूरोप में 19वीं सदी 90th सेंचुरी की शुरुआत हो रही है और राष्ट्रीय एकता के संबंधित विचार उदारवाद से करीब जुड़े थे। उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म, यानी कि लतानी भाषा के मूल लिबर पर आधारित है जिसका अर्थ होता है आजाद। ये दो शब्द से मिलकर बना है ऐसे करके, और जिसका मूल अर्थ क्या है? आजाद। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब व्यक्ति की आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। अगर मैं आपसे पूछ लूं भैया लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है या लिबरलिज्म का मतलब क्या है? आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, ये इसका मतलब है उदारवाद का। ये इसका मतलब हुआ। क्लियर हुआ? ये क्या हुआ? इसका मतलब हुआ। ये सही है कि भाई हम अगर आजाद हैं और कानून की नजर में सब बराबर हैं तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो हम आजाद हुए, उदार हुए, हम लिबरल हुए। ठीक। राजनीतिक रूप से उदारवादी एक ऐसी सरकार पर जोर देता है, ऐसे ऐसे सरकार पर जोर देता है जो सहमति बनी है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद, निरंकुशता के शासक और पादरी वर्ग विशेष अधिकार की समाप्ति। अब क्या थे जो अभी उदारवाद है? फ्रांसीसी क्रांति हो गई है, आपने पीछे पढ़ा है। फ्रांसीसी क्रांति किसके लिए हो रही? निरंकुश शासकों को हटाकर किसी खास वर्ग को जो अधिकार दिए गए उनको समाप्त करने के लिए। अब क्या है, अगर जो नया वर्ग है जिसको हम उदारवादी कह रहे हैं, नया मध्यम वर्ग कह रहे हैं, वो निरंकुश शासकों और जो आपके पादरी वर्ग है, उस जमाने का बड़ा कुलीन वर्ग था यूरोप का पादरी वर्ग, उनके कुछ विशेष अधिकार थे और वो उनकी समाप्ति की बात करता है। संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था कि क्या हो कि भाई निरंकुश शासक और जो आपके पदाधिकारी हैं बड़े बड़े, उनकी जो विशेष अधिकार है उनको समाप्त कर दिया जाए और संविधान और पार्लियामेंट्री जो आपका प्रतिनिधित्व है उसके आधार पर चीजें चले। और 19वीं शताब्दी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल दिया। लोगों की अपनी निजी संपत्ति हो, ठीक, लेकिन जरूरी नहीं हो लेकिन जरूरी नहीं कि वे कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके मताधिकार के पक्ष में। अब लोग थोड़े रेडी हो जाएंगे सब बराबरी का अधिकार दे दो। आप बात कर रहे हो सबकी, जिन लोगों ने इतने साल तक सिस्टम में बैठे हैं, जो उनके पास स्पेशल राइट्स हैं, वो क्या छोड़ना आसान बात होगा? क्या सब लोग आपके विचार से एग्री करेंगे? तो ऐसा भी तो नहीं है। आप विचार करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। तो सबसे पहले क्रांतिकारियों ने, आप देखेंगे तो फ्रांस में सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। फ्रांस में भी क्या थे?
फ्रांस में भी इस तरह के राजा थे, शासन चला रहे थे, और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही था। यानी कि शुरुआत में जो गवर्नमेंट बनी थी क्रांतिकारी राजा को हटाकर, सब लोग नहीं चुन रहे थे। ध्यान दीजिए, कौन चुन रहा था? वो पुरुष जिनके पास संपत्ति है, जो राजा हैं, जो बड़े कुलीन वर्ग हैं, जो बड़े बड़े जमींदार थे, वो लोग चुन रहे थे। क्लियर है? और संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। यानी कि जिनके पास संपत्ति नहीं थी, चाहे वो आपका पुरुष हो या महिला, यानी कि मेल हो या फीमेल, उनको पॉलिटिकल जो राइट्स थे उनको उसने वंचित रखा। यानी कि वो उनको पॉलिटिकल राइट्स उनको नहीं मिले, जो उनको पॉलिटिकल राइट्स थे। केवल थोड़े समय के लिए ही जैकोबिन शासन के समय भी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। अब यानी कि फ्रांस में जब क्रांति हो गई थी और क्रांति हुई, उस अब वो क्या कह रहे थे कि भाई ये जो आपके राजा हैं, निरंकुश राजा हैं, जो अपना ही शासन चला रहे हैं, दूसरे लोगों को हटाना चाहते हैं और सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। उस समय जो आपका वोट गिनने का राइट्स था, या उस समय जो आपकी पावर स्टेब्लिश हुई होगी, जो भी कोई आपका पॉलिटिकल सिस्टम बना होगा या कोई सिस्टमेटिक चीज था, उसमें हर लोग नहीं आए। कौन लोग आए? जिनके पास संपत्ति थी, जो लोग संपत्तिवान थे। यानी कि गरीब लोगों की एंट्री वहां भी नहीं थी। समझिए, तो ऐसे ही कुछ यहाँ होने वाला है। मगर नेपोलियन की संहिता, पुनः संहिता, नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित अधिकार को वापस आई। अब नेपोलियन है, यही तो लड़ रहे थे उस जमाने में। उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए पिता और पत्नी के अधीन कर दिया। उसने क्या कर दिया कि वो अवयस्क हैं तो पिता और पति हो गई। अगर शादी नहीं हुई है तो वो अपने पिता के अधीन है, और शादी हो गई है तो अपने पतियों के अधीन है। संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिला और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग की। अब जो महिला है वो तो ना कहीं रखा गया ना किसी तरह से। अब जिनके पास संपत्ति नहीं थी, जो पुरुष ऐसे थे जिनके पास कोई जमीन, कोई लैंड वगैरह उनके नाम नहीं थी, अब वो भी क्या करने लगे? अपने पॉलिटिकल राइट्स की मांग करने लगे। क्या आपने पढ़ा है कि फ्रांस में भी उन लोगों को भी वोट देने या आपका पॉलिटिकल, आपका इंटरफेरेंस करने का अधिकार था जिनके पास, उनके पास संपत्ति थी, एसेट था। लेकिन जिनके पास संपत्ति और एसेट है ही नहीं, तो वो लोग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या करेंगे? अब वो लोग क्या करने लगे? वो भी डिमांड करें कि भाई ऐसा कुछ किया जाए कि हम भी क्या हो सके। ये कहानी कब की है? 19वीं और 20वीं सदी। ये जो आरंभिक वर्ष है, जो शुरुआत हो रही है, हल्की हल्की बात उठने लगी, और उसमें आपका महिला कह रहे हैं कि हमको भी आपका पॉलिटिकल जो आपका इंटरफेरेंस उसमें लेके आइए, हमारी राजनीतिक अधिकारों की मांग कीजिए, जो हमारे पॉलिटिकल राइट्स हैं वो हमको दीजिए। और ये समान राजनीतिक अधिकारों की मांग बढ़ने लगी और इसका विरोध आंदोलन चलाया गया। अब एक बहुत बड़ा वर्ग है संपूर्ण महिला, और बहुत बड़ा कृषक वर्ग, बहुत बड़ा कुछ आपका और वर्ग था। बेसिकली जो आपको कुलीन वर्ग था वो ही सब कुछ कर रहा था। ठीक, अब देखिए, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजार की मुक्ति, चीजें तथा आपका पूंजी का आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में। राज्य का मतलब समझते हो? सरकार। अगर कोई चीज आप आ रही है तो सरकार उस पर नियंत्रण रखती है, कोई चीज बन रही है तो उस पर नियंत्रण रखती है। बाजार में किस वस्तु का फ्लो है, किन आपका गुड्स एंड आपके सर्विसेज हैं, क्या उसके रेट्स हैं, किस कैपिटल के थ्रू आ रही है, उन सब पर आपका कंट्रोल रखता है स्टेट। और वो कह रहे कि ये नहीं होना चाहिए, फ्री रहनी चाहिए। 19वीं शताब्दी के दौरान उभरते हुए मध्यम वर्ग ने ये जोरदार मांग की कि 19वीं सदी से पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकी लोगों का उदाहरण ले लीजिए। कह रहे अगर आप 19वीं सदी को छोड़ेंगे और आप जर्मन का एग्जाम्पल लेंगे। आगे बढ़ा, अब क्या हुआ है कि अब बाजार को फ्री करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि आपका राजा या कोई राज्य उन पर आपका नियंत्रण रखे किसी भी प्रकार से। वो चाहते हैं सब कुछ ही फ्री रहे। और अब देखिए, जर्मनी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों ने अनगिनत छोटे छोटे प्रदेशों से 29 राज्यों का एक महासंघ बना। जितने भी छोटे छोटे क्षेत्र थे वहां पर उसने आपका 29 स्टेट का
एक महासंघ बना लिया और इसमें प्रत्येक की एक अपनी मुद्रा थी, यानी कि 29 के 9 में से सबकी एक अपनी करेंसी थी और नाप तोल की प्रणालियां थी। अब बताइए, अगर मुद्रा है और नाप तोल की प्रणाली, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो आपका ट्रेड संबंधी चीजों को बैलेंस करना चाह रहे थे। चलिए, तो उसने कितने बनाए, छोटे छोटे संघ बनाए, इसको बस लास्ट कर रहा हूं। और 1833 में हैमबर्गर्स में और न्यूबर्ग में जाकर अपना माल बेचने के लिए व्यापारी और सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ा। चलिए देख लीजिए एक बार, तो पीछे हमने कहां तक पढ़ लिया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुलीन वर्ग को देख लिया आपने, नया मध्यम वर्ग को आपने देख लिया, क्लियर है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम लोग आपका इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आप सबका जुड़ने के लिए और बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।